सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और तो लेट आए हैं और टाइम हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। सोचा थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं आप लोगों से, ताकि जो है आप लोगों को कुछ बात आप लोगों से हो सके, कुछ आप लोगों से डिस्कस कर सकें, इसलिए आ गया हूँ। उसे मन तो नहीं था अभी, क्योंकि लेट हो चुका था, लेकिन हमने कहा भाई अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है ना। बात रखना अपनी जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, वो भी आज के दौर में। भाई सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे हम उन सभी लोगों को जो दुबे जी के इनकाउंटर की पहले से भविष्यवाणी कर चुके थे कि इनकाउंटर तो होना तय है। उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी भविष्यवाणी ठीक ठाक रही, फर्स्ट क्लास रही। जैसा सोचा था आपने वैसे ही हुआ। हाँ, स्क्रिप्ट थोड़ी घटिया लिखी थी, ठीक है, जैसा हुआ। अब पहले मैं ये क्लियर कर दूं, किसी के बोलने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि जब हैदराबाद में एक इनकाउंटर हुआ था रेपिस्टों का, तो उस दौरान मैंने भी उनका साथ दिया था। ये कहा था कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ और ये ज़रूरी है। तो अब जब इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि इसका विरोध हो रहा है, वो इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्यों हो रहा है। तो अब लोगों को कहना है कि जब उस इनकाउंटर पे आप खुश हुए थे, तो आज इनकाउंटर पे आप सवाल कैसे उठा रहे हैं? कैसे हक है आपको सवाल उठाने का? सवाल उठाने का हक है साहब। वो इनकाउंटर रेपिस्टों का था। उस इनकाउंटर में पीछे कोई नहीं था। रेप किया था, सीधी सी बात है। रेप में ऐसा तो नहीं होता कि भाई पीछे से कोई स्क्रिप्ट तैयार की होगी और क्या ऐसा कुछ किया होगा। सीधे सीधे उसमें जो है उन लोगों ने ऐसा किया, तो उसका इनकाउंटर बनता था। लेकिन यहां पर इसका विरोध इसलिए है, इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहां पर इसके पीछे जो लोग थे वो बचाए गए हैं, इसलिए सवाल उठाया गया है। इस पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं अपने उन व्यूवर्स को जो बाद में हमसे ये कहने वाले हैं कि साहब आप क्यों सवाल उठा रहे हैं, आप तो इनके साथ थे। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं, या ठोको जो चल रहा है, इस ठोको के साथ आप थे। हाँ, मैं आज भी ठोको के साथ हूं, रेपिस्टों के ठोको के मैं साथ हूं, लेकिन उनके साथ नहीं हूं जो प्लानिंग के साथ गुंडे बनाए जाते हैं, उनके साथ नहीं हूं। उनके लिए कानूनी कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि सब सामने आ जाएं। इसमें सभी राजनीतिक पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, 4 के 4 इसमें शामिल हैं। 4 के 4 कोई अहम सवाल नहीं कर रहा है, कोई अहम मुद्दा नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, आराम से ठोको और ठोक दिया। सब आप सब जान ही चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या हुआ। गाड़ी में वहां से निकला, सफारी में था, यहां मारा, दूसरी गाड़ी में गया, यही होता है ना। वहां से निकला सफारी में था, लेकिन यहाँ पे टीयूवी में मारा गया। तो सोचने की बात है कि गाड़ी पलटी कौन। ब्रेक मारने पर गाड़ी अगर फिसल गई थी गाड़ी, तो मतलब फिसली निशान बने होने चाहिए थे, कोई टायर के निशान नहीं वहां पर। जैसा कि वहां के पत्रकारों ने बताया कि यहाँ पर कोई टायर के निशान नहीं है। गाड़ी फिसल के, रोड पे चलती गाड़ी अचानक से फिसल के एक साइड जाकर के, ये गाड़ी ऐसे चलते चलते सीधे ऐसे हो गई, बस पलथा नहीं खाई, कुछ नहीं, इधर उधर नहीं गई, सीधे जाकर के ऐसे आराम से जा रही थी, फिर ऐसे खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद और अपने दुबे जी जो है अपने निकले, और दुबे जी जैसा कि बताया जैसा कि प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि 5 किलो का पेट लेकर के 20, 25, 50 पुलिस वालों के सामने, पैर में रॉड पड़े होने के बावजूद वो पिस्टल लेके भागे। अच्छा, भागे तो भागे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पीछे की तरफ क्यों भागे, मतलब उल्टे क्यों भागे? देख पुलिस वाले को रहते हो, भाग पीछे रहते, ऐसा क्यों कर दिया, ये भी नहीं समझ में आई भाई मुझे। अगर दुबे जिंदा होता तो मैं पूछता कि यार ये कैसे, ये कौन सी दौड़ है? नहीं, भारत में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो देखे आगे और पीछे भागे। ये रिवर्स में भागने का भी तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं था बंदा जो ट्रेनिंग दे सके। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो सकती थी, अगर हो सकता था कुछ, ये नेशनल गेम वगैरह में अगर ये कोई दौड़ होती तो आई थिंक उसमें दुबे जी जीत सकते थे, अकॉर्डिंग टू पुलिस, है ना। मैं नहीं कहता हूं, इस बात को पुलिस मानती है, क्योंकि भाई 3 गोली सीने पे लगी है। अच्छा, अगर भागे तो पुलिस में आई थिंक, मुझे लगता है कि पुलिस वालों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आप गोली पैर पे चलाएंगे। नहीं समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? आप गोली पैर पे मारेंगे, हाथ पे नहीं, आपने सीधे सीने पे कैसे ठोक दी गोली? नहीं, जस्ट पूछिंग, बाकी और कुछ नहीं है, जस्ट पूछिंग कि आखिर ये गोली सीधे सीने पे ठाए कैसे लग गई? 3 गोलियां सीने पे लग गई। अच्छा, पिस्टल में उनके 6 गोली थी, जो पिस्टल लेके भागा था वो दुबे। 6 की 6 सिपाहियों के पड़ गई और सब के सब घायल हो गए।
छू के निकल गई सबको। 6 गोली चला रहा था, उस दौरान उसे एक गोली भी नहीं छू पाई भाई। 1 2 3 4 5 6, एक आदमी 6 गोली चलाता है। 50 आदमी एक नहीं चला पाए उसके हाथ पे या पैर पे। नहीं, स्क्रिप्ट थोड़ी घटिया से लगी, मजा नहीं आया, है ना भाई। 6 गोली चलाने के लिए कम से कम अगर चाहिए होगा तो 30 सेकंड चाहिए होगा कम से कम भाई। एक बार अगर लोड कर लिया, 6 राउंड पिस्टल अगर थी, एक बार उसे लोड कर लिया मैगजीन डाल के, या मैगजीन पड़ी रही होगी ऑलरेडी, खींच के, उसके बाद ठाए 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 30 सेकंड तो चाहिए होंगे ना, घोड़ा खींचने में, फायर करने में, घूमने में। ऐसा तो नहीं कि सब लाइन से खड़े थे, ऐसा नहीं होगा भाई। कोई इधर कोई इधर कोई इधर ऐसे करके था ना भाई, चारों तरफ से पुलिस रहे थे ना। तो ये 6 गोलियां चलाने में 30 सेकंड लगा। उस 30 सेकंड में एक भी गोली उसके पैर पे या हाथ पे नहीं पड़ी। और जो गोलियां उसे पड़ी 6 के बाद, 6 के बाद इसलिए कि अगर गोली पड़ जाती तो फिर गोली चलाने के लायक ना रहता। और 6 गोलियां उसने चलाई, उसके मैगजीन खत्म होने के बाद उस पर फायरिंग हुई। इस बात की दलील यह है कि 6 गोलियां टाइम पर, जगह पर लग गई। जगह पर कैसे लग गई? 6 में एक सिपाही घायल हुआ होता, 2 घायल हुए होते, हम कहते साहब 4 मिस हो गई, क्योंकि उसको गोली लग चुकी थी, 4 मिस हो गई, 2 लग गई, छू के निकल गई। नहीं, 6 की 6 उसकी हिट हुई है गोलियां। वो अलग बात है किसी की जान नहीं गई, बहुत अच्छी बात है किसी की जान नहीं गई, थोड़ा सा मिस कर गई, लेकिन छू के निकल गई है, यानी कि निशाना बड़ा गजब का था। या तो उसको मैं इंटरनेशनल शूटर कहूं, गजब का शूटर था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गोली चलने के बाद, गोली लग गई होगी उसको। अगर पुलिस से कहे कि नहीं साहब हमने वो एक गोली चलाया था, उसके ऊपर फायर कर दिया गया था, अगर ये हुआ तो इंटरनेशनल शूटर साबित कर दो उसको कि उसका निशाना चूक ही नहीं सकता। अगर उसको निशाना चूक नहीं सकता तो फिर सब बच कैसे गए? नहीं, बहुत सारे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं थोड़ा सा जस्ट पूछिंग, बस और कुछ नहीं है, जस्ट पूछिंग कि वहां पर उज्जैन में, उस मंदिर में, महाकाल मंदिर में, एक दिन पहले एसपी साहब और डीएम साहब क्या करने गए थे? नहीं मतलब जस्ट पूछिंग, आरती तो हो चुकी थी, दर्शन किए नहीं उन्होंने, तो फिर क्या करने गए थे? चलो कोई बात नहीं, इसका जवाब नहीं होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, जिस आदमी को महाकाल मंदिर का एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास गन भी नहीं थी, पकड़ के बिठाता है, 2 घंटे तक उससे पूछताछ करता है और वो नहीं भागता है, याद रखिएगा, गार्ड ने बताया है, 2 घंटे तक बिठा के पूछताछ करता है, फिर पुलिस को फोन करके पुलिस बुलाता है और पुलिस आती है और दामाद की तरह गले लगा लेती है और लेके चली जाती है। वो नहीं भागा 2 घंटे। एक सिक्योरिटी गार्ड एक धक्के में हट जाने वाला नहीं, ज्यादा हेल्दी नहीं था, बाउंसर नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड था, बाउंसर नहीं था कि बस आप एक बार गला पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं, नहीं, बिठा के उसके 2 घंटे पूछताछ हुई। उसने अपना नाम विकास दुबे भी बताया, जो उसने रसीद कटवाई महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए, नमस्कार भाई, वहां भी उसने अपना नाम बताया। एक दुकान पे उसने अपना बैग भी रखा। नहीं मतलब बता रहा हूं, आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अपना नाम भी बताया। एक गार्ड ने बिठा के 2 घंटे तक उससे पूछताछ भी की और वो नहीं भागा। उसके बाद टहलते हुए आराम से, मस्ती से, आराम से पुलिस के पास गया और मीडिया से बोला कि मैं ही हूं, जी हां मैं ही हूं, विकास दुबे, कानपुर वाला। वाह 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 वाह, वेल डन। नहीं, थोड़ा सा मिर्च मसाला तो मांगता था इसमें भाई इस सरेंडर में या इस इनकाउंटर में या इस स्क्रिप्ट में या इस मूवी में थोड़ा सा मसाला तो मांगता था भाई, थोड़ा मसाला मांगता था। तो इसलिए मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। वाह 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 वाह। अच्छा, मतलब देखो, विकास दुबे कानपुर वाला, मध्य प्रदेश से लेकर के कानपुर तक, उज्जैन से लेकर के कानपुर तक उसने कहीं भागने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे ही उसने एंट्री किया कानपुर में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है, जैसे ही ये हुआ विकास दुबे के अंदर एक एनर्जी आई और वो सीधे शक्तिमान बन गया। जैसे कि प्रज्ञा शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि गंगाधर से शक्तिमान बन गया है। और उसके बाद वो शिव शिव करके उड़ने लग गया। 5 किलो का पेट, पैर में सरिया, 50 पुलिस वाले सामने, उसके बाद भी भागने की कोशिश की और अभी उल्टे, देख आगे रहा था, भाग पीछे रहा था। भाई वाह भाई वाह,
क्या स्क्रिप्ट तैयार की। खैर भागे वहां से अपने विकास दुबे जी, वहां से भागे और उनको मारा गया, लेकिन वहां पर मरे नहीं, मरे तो रास्ते में। मतलब 4 गोलियां पड़ गई, 3 सीने पे पड़ी, 1 हाथ पे पड़ी, लेकिन मरे नहीं, वो मरे रास्ते में। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं भाई, रास्ते में मर गए होंगे, कोई बात नहीं। मुझे जानना यह था कि गाड़ी बदली कहां गई, और जहां गाड़ी बदली गई वहां क्यों नहीं भागा फिर वो। नहीं, अब तो जस्ट पूछिंग ही रहेगा, क्योंकि विकास दुबे जिंदा नहीं है कि बताएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि वो 2 विधायकों का नाम लिया था उसने। अरे छोड़ो यार, मैं ये जानना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के पर्यवेक्षक रह चुके हैं। आई थिंक, क्या वो अध्यक्ष पर्यवेक्षक कुछ होता है ना, वो रह चुके हैं, प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव प्रभारी रह चुके हैं कानपुर के। जी हाँ, नहीं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मामूली बात है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। एसएसपी उज्जैन, एक वीडियो वायरल हुई है, मैंने शेयर किया है, पोस्ट पे देख लीजिएगा, वॉल पे देख लीजिएगा, मिल जाएगी। उनसे एक लोग, वहां पर कई लोग बैठे गुटबाजी में बढ़िया ठट्ठे मार रहे हैं। उसमें एक लोग कहते हैं कि क्या सर, आपको क्या लगता है कि ये कानपुर तक पहुंच पाएगा, और हंस लेते हैं। फिर एसएसपी उज्जैन बोलते हैं आई होप ना पहुंच पाए, वही आई होप ना पहुंच पाए, वही हुआ एसएसपी जी, वही हुआ। अच्छा, ये सबको, सारे भारतीयों को ये पता, कोई नई बात नहीं, सारे भारतीयों को पता था कि ये होना है। हम फिर बता देते हैं, अब ये मत कहना कि हैदराबाद वाले इनकाउंटर में तुम उनके साथ खड़े थे, आज विरोध क्यों कर रहे हो, ये सवाल क्यों कर रहे हो। भाई वो इनकाउंटर था रेपिस्टों का, उसमें पता था कि इसमें बैक में कोई नहीं है, इन्होंने रेप किया है, इनको मार दो सालों को, ये जरूरी था, रेपिस्टों को मार देना बहुत जरूरी था। मगर इसमें जबकि ये पता था कि इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सारे लीडर इनसे जुड़े हुए हैं, तो इनको जरूरी था कि बचा के रखा जाता। भाई कानून के रक्षक अगर आप हैं, नहीं अगर आप हैं जस्ट बोलिंग, अगर आप हैं, हालांकि है नहीं, वर्दी होने से कोई कानून का रक्षक नहीं होता है, अगर आप हैं तो आपको उस मुजरिम को अदालत तक जिम्मेदारी से पहुंचाना होता है, यह आपकी जिम्मेदारी होती है। और जब उसे सरेंडर किया है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरेंडर तो कर दिया उसने, बड़े ये सोच करके कि साहब खरीद लेंगे सिपाहियों को और पुलिस वालों को, मगर उसको पता नहीं था। अच्छा, एक बात और नहीं समझ में आती है, मतलब मैं ही बोल रहा हूं, अभी तक कोई बोला नहीं है, चुप्पे से बोलूंगा, विकास दुबे ही था, कोई और तो नहीं था? नहीं, जस्ट पूछिंग। भाई इतनी आसानी से मिल करके मैं ही विकास दुबे हूं कानपुर वाला कहना, रास्ते में ही मार कर खत्म कर देना। कुछ तो गड़बड़ है दया। नहीं, जस्ट बोलिंग भाई, हमें क्या भाई देखो, हमें अफसोस इस बात का नहीं है, बिल्कुल मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि वो मारा गया, मुझे अफसोस इस बात का है कि इसके पीछे जो बैठे थे इसके बाप, वो बच गए, इस बात का अफसोस है। इस बात का मुझे अफसोस है कि इसके पीछे जो लोग थे वो बच गए और उनकी होशियारी से ये मार दिया गया। नहीं, ये मार दिया गया तो अच्छा हुआ, लेकिन इसके पीछे जो थे अगर वो भी फंस जाते, सामने आ जाते दुनिया के, तो अच्छा होता। नहीं आ पाए, उसमें बसपा के भी लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के सभी हैं, लीडरान हैं। अच्छा, ये मैं राय देना चाहता हूं अपने भारत के मुजरिमों को, भैया अगर आप मुजरिम हो हैं तो एक बात याद रखना, कोई नेता नहीं है जो तुमको बचाए। मतलब किससे? कानून से? नहीं, गलत समझ रहे हो, नेताओं से। क्या होता है साहब, होता ही है कि नेता तुमको तब तक रखते हैं जब तक तुम्हारा इस्तेमाल करना होता है। वालेकुम सलाम भाई। जैसे ही इस्तेमाल खत्म, भाई इतना देख चुके हो फिल्मों में, फिर भी नहीं समझे यार कि साहब अब वो काम का नहीं रह गया, मार दो साले को, इनकाउंटर दिखा दो, दिखा दिया इनकाउंटर। तो भाई यार मुजरिम हो, जुर्म करते हो नेताओं के लिए, वो करो ना पब्लिक के लिए जुर्म है। क्या आप मुझे इस लाइव पर जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं सर, राज श्रीवास्तव भाई अवश्य जोड़ सकते हैं, अगर फेसबुक ने बदतमीजी नहीं की तो। ठीक है, फेसबुक ने अगर बदतमीजी नहीं की तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। नहीं, वही मैंने बताया दास भाई, मैंने बताया कि जो है आखिर क्या। खैर, तो ये सब प्रोपेगेंडे जो है, अच्छा मजा नहीं आया यार इस फिल्म में यार, भाई बिल्कुल मजा नहीं आया यार। भाई कोई नई फिल्म दिखाते यार, थोड़ा सा
मसाले वाली होती बढ़िया सी, 2-4 स्क्रिप्ट बढ़िया सा, कहीं मोड़ होते, ट्विस्ट होते, फिर मजा आता फिल्म में। यार पैसा डांड हो गया यार, है ना। फेसबुक पे पोस्ट करना गुनाह हो गया इसमें। अच्छा, लोगों को कहना है कि ठोको, जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ठोको अभियान चल रहा है, परंपरा चल रही है, उस परंपरा के अंतर्गत ये हुआ है। लोगों का ये कहना है कि उससे ये हुआ है, लेकिन नहीं ना, उससे नहीं हुआ। अगर उससे होता तो हजारों मुजरिम हैं जो ठोक दिए गए होते, पहले ठोके नहीं गए। ठोकों की परंपरा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है बस, खुद सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। जो राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरनाक बन जाएगा उसे ठोका जाएगा। असली मुजरिमों को ठोकने का काम शुरू ही नहीं हो रहा है। अगर असली मुजरिमों को ठोको हो जाए ना, मैं बहुत खुश रहूंगा। और हाँ, रेपिस्टों के लिए तो कोई सवाल नहीं खड़ा, सीधे ठोको। पता है उनके पीछे कोई नहीं है, ये नहीं है कि इसके पीछे बड़ा जो है लोग हैं और ये है वो है और राजनीतिक पार्टी है, कुछ नहीं है। सीधी बात पता है कि इनकी शैतानियां सवार हुई, हैवानियत सवार हुई, उन्होंने रेप कर दिया, मारो, खत्म करो। मैं पहले ही बता देता हूं अपने उन व्यूवर्स के लिए जो बाल का खाल निकालते हैं, मैं बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं, हैदराबाद इनकाउंटर तब भी सही था, अब भी सही है। फिर बोल रहा हूं, बाल की खाल निकालने वाले अच्छे से सुन लो, ढंग से सुन लो, कान को साफ करके सुन लो। तब भी सही था, अब भी सही है। तब सवाल करना गलत था, आज सवाल करना सही है। पहले सिस्टम सीखो, सिस्टम को समझो कि कहां सवाल करना बेहतर है। वो सवाल नहीं बनता था, इसलिए नहीं बनता था क्योंकि उन मुजरिमों को मार देना जरूरी था। वो रेपिस्ट थे, उनके पीछे पता था कि पीछे कोई नहीं है। समझो इस बात को, मैं कह रहा हूं, समझो। उनके पीछे कोई नहीं था, इनके पीछे हैं, इनके पीछे लोग हैं, ये पता है। उनके पीछे कोई नहीं था, रेपिस्टों के पीछे कोई नहीं होता है। उनके शैतानियत हैवानियत सवार हुई और उन्होंने कांड कर दिया। उनको गोली मार देना चाहिए, वहीं ऑन द स्पॉट सीधे गोली मार देना चाहिए। समझ रहे हो? आज फिर मैं कह रहा हूं कि रेपिस्टों को सीधे घर में घुस के गोली मार देना चाहिए। मैं कह रहा हूं भाई, मेरी तरफ से सही है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो बाल की खाल निकालते हैं, अच्छे से समझ ले इस बात को। मेरा नजरिया बिल्कुल क्लियर है, रेपिस्टों के लिए बिल्कुल गोली मार देनी चाहिए भाई। और गोली ही क्यों यार, तेजाब डालना चाहिए उनको, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेजाब डालना चाहिए। रोज 10 ग्राम 50 ग्राम तेजाब रखना चाहिए, सुबह शाम उनके ऊपर डालना चाहिए। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम दोपहर, 50 ग्राम शाम तेजाब डालना चाहिए रेपिस्टों के ऊपर। समझ रहे हो बात को? मैं बिल्कुल क्लियर हूं। लेकिन हाँ, इन मुजरिमों के लिए मैं बिल्कुल क्लियर हूं, क्योंकि पता था कि सब इनके पीछे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता इनके पीछे हैं। इसलिए जरूरी था इनको बचाना, इनको केस तक, इनको अदालत तक ले जाना जरूरी था। समझ रहे हो बात को? हैं? तो इस बात को समझो कि रेपिस्ट को मारना अलग बात है, ये मामला अलग है। हैं? रही बात कि साहब ये और वो और न्याय और ये वो, भाई कहां है न्याय? मुझे दिखाओ न्याय किधर है। न्याय है, न्यायिक प्रक्रिया बड़ी अच्छी है भारत में, है? डॉक्टर कफील खान जेल में क्यों है? बताओगे? सफूरा सरकार जेल में क्यों थी? बताओगे? कपिल मिश्रा बाहर क्यों है? बताओगे? 1000 नाम की लिस्ट दें जो जेल में क्यों हैं, और 10,000 नाम वो दें जो जेल में नहीं हैं। बताओ भाई, हैं? समझ रहे हो ना? और अगर ये ना, और ये भी बात है, अगर ये ना मारा जाता तो या तो ये सबके नाम बता देता, या तो ये सबके नाम बता देता, और या तो देवेंद्र सिंह की तरह इसकी जमानत हो जाती। दो ही काम होते। चूंकि इसने पहले बोल चुका है, 2017 में ये बोल चुका है कि फला फला लीडरान जो है वो हमारे साथ हैं, इसलिए इसे मारना जरूरी हो गया था। क्योंकि ये बोल चुका है, थोड़ी सी पोल खोल चुका है, बाकी और खोल देता, डर था, इसलिए इसे मारना जरूरी हो गया। क्योंकि वो पॉइंट किया जाता कि साहब 2017 में जो बयान दिया था उसको देखते हुए फला फला नेता इसके साथी हैं, इसलिए इसे मारना जरूरी हो गया था। इसलिए मारा गया है, इसलिए नहीं मारा गया क्रिमिनल था, इसलिए नहीं मारा गया कि इसने 8 पुलिस वालों को मार दिया था, इसलिए नहीं मारा गया कि भाग गया था। भाई अगर भाग गया था, सबसे पहले तो मारना छोड़ो, बचाना देखो। ये भागता है, 8 पुलिस वालों को मारने के बाद नोएडा जाता है, जैसा कि बता रहे हैं, राजस्थान कोटा जाता है, उसके बाद उज्जैन पहुंचता है। यूपी से नोएडा, दिल्ली, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से कोटा, और कोटा से उज्जैन। ये इतने बॉर्डर पार करके पहुंचा कैसे? भाई जगह जगह चेकिंग चल रही थी। मध्य प्रदेश ने बताया कि डे 1 से हम चेकिंग चला रहे थे। साहब डे 1 से आप चेकिंग चला रहे थे तो ये पहुंचा कैसे उज्जैन तक? हर सावन में, इसकी मां ने बताया कि हर सावन में ये महाकाल मंदिर जाता था, सबको पता था। तो फिर रास्ते में चेकिंग मजबूत रही होगी, जब मजबूत रही होगी तो रोका कैसे नहीं गया?
तो फिर मतलब क्या है कि सीधे ये वीआईपी गाड़ियों में उज्जैन तक पहुंचाया गया। एक दिन पहले ये फरीदाबाद में देखा गया होटल में, एक साथी पकड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे फोटो आए, वीडियो आई, उसके बाद अचानक से उज्जैन पहुंच गया। नहीं, खेल बड़ा है साहब, खेल तो बहुत बड़ा है। ये घूम घुमा के नाच नचा के उसी में है, घूम घुमा के नाच नचा के उसी में आ जाता है, फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है। मार दिया, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा किया, मगर इसलिए मार दिया क्योंकि नाम छुप जाए, इसलिए मार दिया गया क्योंकि नाम छुप जाए, बस सीधी सी बात है। नाम छुपाने के लिए मारा गया है। मतलब यह कुल मिलाकर के कि एक प्यादा मारा गया है। अभी भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल मच सकती थी। ये 70-80 मर्डर करने वाला आदमी जो था, इसको लेकर के बहुत बड़ी उथल पुथल मच सकती थी, उसको बचाया गया है। समझ रहे साहब, उसको बचाया गया है, समझ जाएं। समझो इस बात को। और हम फिर बता देते हैं, रेपिस्टों के लिए हमने कल भी कहा था कि हैदराबाद इनकाउंटर बहुत अच्छा किया, वरना वो फिर छूट जाते जमानत पे और फिर रेप करते, जैसा कि होता आया है कि कई बार मुजरिम रेप से छूट जाते हैं, रेप करने के बाद वो अदालत से छूट जाते हैं, उस बार आके फिर रेप करते हैं, वो फिर करते। उनको मार देना ही बेहतर है। रेप करने वाला कोई भी आदमी जैसे ही कबूल हो जाए, उसको पता चल जाएगा क्लियर हो गया, क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया था, सीसीटीवी कैमरे फोटो आ गए थे, पहचान हो गई थी, यानी साबित कुछ नहीं करना था, पहचान हो गई थी, यही है। उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी, हम कहां ले गए, क्यों ले गए, कैसे ले गए, क्या किए, सब क्लियर बता दिया था। मतलब यह था कि अब इनको अदालत ले जाओ और सजा दिलवा दो। लेकिन चूंकि भारतीय अदालत है तो सजा नहीं मिलेगी, जमानत हो जाएगी, अच्छा वकील करेंगे जमानत हो जाएगी, तो उनको ठोक देना ही सही है। मैं आज भी ठोकों के साथ हूं, समझ लेना। मुझसे सवाल करने से पहले मेरे जवाब को सुन लेना कि रेपिस्टों के ठोको अभियान के साथ मैं आज भी खड़ा हूं। और ऐसे मुजरिमों को जरूरी है कि इनको ले चलो अदालत, उनको कुबलवाओ। मैं तो कहता हूं इनको डिटेक्टर पे लगाओ, इनके साथ डिटेक्टर से चेक करो क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या सत्य है, ये बहुत जरूरी है। चेक करो आखिर क्या क्या है, कौन कौन नेता इनके साथ है, कहां कहां है, सब पता चल जाए, हैं कितना सच है कितना झूठ है, सब पता चल जाए, इसलिए जरूरी है। बॉलीवुड में बहुत सारी स्टोरीज आती रहती हैं, आप देखते हो, बहुत सारे भाइयों ने फेसबुक पे पोस्ट भी कर रखा है उनकी क्लिप्स की, ऐसे ऐसे इनकाउंटर हुआ है, सही है, सच है, सच है। और क्यों हुआ है ये क्लियर है। नेताओं को बचाने के लिए 2-4-10 मुजरिम को अगर मार देना पड़ता है तो यार कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, ये कुछ सवाल हैं कि गाड़ी खरोच क्यों नहीं लगी, गाड़ी रगड़ी क्यों नहीं आगे। असल में सीधे गाड़ी जा करके ऐसे करके बस ऐसे हो जाना थोड़ा सा मतलब गले के नीचे उतर नहीं रहा है। देखो पता तो हमको वो भी था, हैदराबाद वाला भी, कि जानबूझ के इनकाउंटर किया गया है, हैं? और वहां पे किया गया है जहां पे उन्होंने रेप किया था, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं सबसे ज्यादा हैदराबाद केस में इस बात पे खुश था कि उसी जगह पर किया जिस जगह पर रेप किया गया था, वही मारा उनको, बहुत अच्छा किया, वेल डन, वेल डन। लेकिन इसे नहीं, इसके साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि इसका खुलना जरूरी था, राज खुलना जरूरी था, उसके पीछे राज नहीं दबे थे। सिचुएशन देखो, ये नई नौटंकी जो कि साहब तब तो तुम हैदराबाद के साथ थे, आज तुम इसके विरोध में हो। हाँ, सिचुएशन देखो साहब, सिचुएशन देखो। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके सवाल एक ही रहते हैं हमेशा, वो कुछ भी कह डालो, कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन साहब सवाल एक ही हैं, अपनी धुन में गाते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो मैं उनसे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार, हर बार एक जैसी चीजें नहीं रहती हैं। विकास दुबे कुछ और था और वो रेपिस्ट कुछ और थे। उन रेपिस्टों को मार देने पे अगर मुझसे भी कहते ना साहब कि उनको इनाम देना, मैं भी देता यार इनाम। और ऐसे रेपिस्टों को मारने वाले को इनाम देना चाहिए, देना चाहिए इनाम। दुनिया में यह सबक जाना चाहिए कि ऐसे रेप करने वाले लोगों को सीधे ठोका जाएगा, बहुत जरूरी है। साहब कितनी बार सवाल का जवाब दूं, आपके पास तो जिंदगी भर सवाल ही नहीं खत्म होंगे, और बेसर और बेपैर के सवाल रहते हैं आपके साहब, आपके बिना सर और बिना पैर कहते हैं। आपने सवाल किया कि आप उसके साथ थे, वही जवाब दे रहा हूं कब से, लेकिन आपके समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल पता नहीं कहां ध्यान है, समझ नहीं आ रहा है। मैं दे रहा हूं जवाब। हैदराबाद कांड जो था वो जायज था, मारना जरूरी था, दुनिया को दिखाना जरूरी था कि रेपिस्टों को छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, गोली मारेंगे और वहीं ले जाके मारेंगे। बहुत अच्छा किया था। मैं फिर कह रहा हूं जितने रेपिस्ट हैं सबको मारो, वहीं ले जा, जहां रेप किया था ना वहीं ले जाके मारो, उनको ठोक दो सालों को वहीं। लेकिन ऐसे मुजरिम, विकास दुबे जैसे लोग हैं, इनको ठोकना नहीं चाहिए, इनको बचा के रखना, बड़े कीमती हैं ये देश के लिए, बहुत कीमती हैं ये देश के लिए। ये देश में जो इतने घटिया राजनेता आ गए हैं ना, इनके पर्दे उठा देंगे, ये राज फाश कर देंगे इनके, इसलिए इनका बचना जरूरी था।
इसलिए इनका बचना जरूरी था। बाकी उनके मरने से मुझे अफसोस नहीं है यार, सीधी बात है, बता दे रहा हूं तुमको। उसके मरने से मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ है, मैं खुश हुआ हूं मरा है, बहुत जरूरी था उसका मरना। लेकिन सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो खुल सकती थी, उनको दबाने के लिए मारा गया है, इसलिए सवाल जरूरी है, याद रखना। फिर बता देता हूं, हैदराबाद में कोई सवाल नहीं था, मारा था, क्लियर था कि जानबूझ के मारे गए हैं, जानबूझ के एनकाउंटर किया गया, सच है। बेशक जैसे ये जानबूझ के एनकाउंटर हुआ वैसे ही वो हुआ था, क्लियर ना, समझ लो। तो अब हम सभी मुजरिमों से बता देना चाहते हैं, आदरणीय मुजरिमों, याद रखो कि नेताओं के लिए काम करोगे तो ऐसा ही मारे जाओगे। पब्लिक के लिए करो यार, कुछ पब्लिक के लिए कुछ काम हम क्या करो यार, कुछ समाज सेवा किया करो यार। चले जाते हो अपने नेताओं के लिए, कहा है नेताजी एक गमछा डाल दिए हैं अपने पार्टी का और बोले कि ये मेरा पट्टा है और तुम हो मेरे कुत्ते, हम जहां जाएंगे वहां चलना तुम, हम जिसको कहेंगे उसको काट लेना। और वो पहन लिए पट्टा और जिसको कहेंगे इसको काटो उसको काट लिए। किसको? पब्लिक को। ये कैसे कैसे लोग आगे, अरे बहन ऐसा ही है, सवाल सारे हमसे ही बनते हैं, क्योंकि मैंने हैदराबाद केस का सपोर्ट किया था और मैं आज भी करता हूं। रेपिस्टों को गोली मारने का सपोर्ट मैं आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। हालांकि गोली नहीं मारना चाहिए था, मुझे लगता है रेपिस्टों को गोली नहीं मारना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी मौत देनी चाहिए उनको, थोड़ी थोड़ी सी। अगर गोली मारना है तो पहले उनके पैर पे मारो, हाथ पे मारो, ऐसे करके। कासिम खान कह रहे हैं कि तुमसे अच्छे हैं। कासिम खान, तुमको बड़ी तकलीफ हुई है, कुछ लगता है दिक्कत है ना, लगता है तुम्हें कोई दिक्कत है कासिम खान शायद। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, तकलीफ थोड़ा कम करो भाई, तकलीफ थोड़ा कम करो, क्योंकि बात यहां मुजरिमों की हो रही है और मुजरिमों का साथ देकर के तुम क्यों अपने आप को मुजरिम साबित करना चाहते हो भाई? बात यहां सिर्फ मुजरिमों की हो रही है तो काहे चिंता कर रहे हो? या मुजरिमों की तरफ से जो सवाल कर रहे हैं उनसे हो रही है? जो मुजरिमों की तरफ से सवाल करते हैं उनसे हो रही है ना? तो आप दिक्कत ना लें भाई। तो दिक्कत यह है कि भैया मुजरिमों सुन लो भाई, तुम्हारी जान तभी तक बची रहेगी जब तक तुम नेताओं के कुत्ते बने रहोगे। जिस दिन नेताओं के कुत्ते बनना छोड़ दोगे उस दिन ठोक दिए जाओगे। इसलिए छोड़ दो ये हरकतें छोड़ दो, आवाम को परेशान करना। एक तो नेता परेशान करते हैं यार, ऊपर तुम लोग जीना हराम किए हो, हैं? आए दिन मर्डर कर रहे हो, आए दिन लूट रहे हो, ये वो दुनिया भर की चीजें कर रहे हो यार। बंद करो यार नौटंकी अपनी अपनी। ठोक दिए जाओगे किसी दिन ऐसे ही। जिस दिन नेता काम नहीं आया ना, ठोक दिए जाओगे। नेता काम भी आओगे तो जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन ठोक दिए जाओगे। मुझे तो लगता है कि दूसरी पार्टी का भी लेना देना था इससे, क्योंकि सभी पार्टियों से संबंध था इसका, विकास दुबे का। तो इसका मसला कहीं और ही था। नहीं, इसके पीछे कुछ हो सकता है, बढ़िया सा कोई एक अच्छी सी स्टोरी हो, लेकिन अब तो वो स्टोरी दफन हो गई है। 3 गोली सीने में जो लगी हैं उन्होंने उस स्टोरी को वहीं जला कर राख कर दिया है, दबा दिया, खत्म कर दिया है। चलो कोई नहीं, आने वाले मुजरिमों इस बात का ख्याल रखें, है ना? आने वाले मुजरिम इस बात का ख्याल रखें कि ठोक दिए जाओगे भैया जिस दिन नेता काम नहीं है तुम। इसलिए आवाम को परेशान करना बंद करो। और भाई खाकी वर्दी वालों, यार थोड़ा स्क्रिप्ट अच्छी लिखा करो यार, है? कुछ और यार नया सा लिया करो, मतलब ऐसा लिखा करो कि भाई खिला रहे थे, हैं? खाना पीना। मैं बताता हूँ स्टोरी, एक अच्छी से बता सकता हूँ, अगर चाहो तो मैं लिख सकता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मतलब इतना सेंस तो है यार, एक स्टोरी लिख के दे सकता हूँ यार तुम लोगों को, स्क्रिप्ट तो लिख के दे ही सकता हूँ कम से कम इनकाउंटर की, है ना? इतना कर सकता हूँ यार, करो इतना कर सकता हूँ, है? बढ़िया सी। हालांकि गाड़ी, मैं तो कहता हूँ कि जो है टाटा सफारी वालों से कहना चाहिए यार, ये मसला क्या, तुम्हारी गाड़ी पलट कैसे गई? कैसी यार, क्या चीज थी उस गाड़ी में? ऐसे जाते जाते ऐसे होगी बस। वाह 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 वाह। महिंद्रा वालों से पूछना चाहिए भाई, मसला क्या है भाई तुम्हारा? भाई कौन सी गाड़ी बना दिए, साला खरोच तक नहीं लगी, पलट गई। अबे पैर थे क्या? दो टायरों पे गाड़ी चलती थी क्या ये? मतलब रोड पे फिसल गई और उलट गई है, क्या है? कमाल है यार। सही है भाई, सही है, लगे रहो भाई, लगे रहो। क्या गजब। अबे कुछ तो अच्छा लिखे होते हैं यार। बहुत घटिया स्टोरी लिखी है, मैं इसके विरोध में हूं भाई। बहुत घटिया स्टोरी लिखी है यार, ऐसे मत लिखा करो यार। अच्छा, जो बोल रहे थे पुलिस वाले, मतलब जो अधिकारी लोग आए सामने और बोले कि साहब इनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे इनकाउंटर में, तो उनको हंसी कैसे नहीं आई यार? कमाल के एक्टर हो भाई तुम लोग यार, मजा आ गया भाई। भाई कमाल के एक्टर, हंसी नहीं आई तुम लोग, बहुत बड़ी बात है। नहीं कासिम भाई, उन्होंने जो लिखा था वो आप समझ नहीं पाए। कासिम खान साहब, आप समझ नहीं पाए मालविका बहन ने क्या लिखा था, किसके लिए, वो आप समझ नहीं पाए थे। खैर, तो यार कमाल के एक्टर हो तुम लोग। हंसी भी नहीं आई तुमको ये बोलते हुए कि गाड़ी जा रही थी और गाड़ी उलट गई और वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था जो लंगड़ाता है,
वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था जो एक गार्ड की पकड़ से नहीं भाग रहा था, वो 50 पुलिस वालों के बीच से भाग रहा था। मतलब ये यार क्या है यार, क्या सही है। देखिए, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन देश के हालात समझो इस चीज से। देश के हालात समझो। आज भी सुसाइड देख लेना कितने हुए हैं भारत में। एक IAS ऑफिसर ने सुसाइड किया है पिछले दिनों। क्या नाम था, मंजूरी मंजावरी ऐसे करके कुछ नाम था उस लेडी का, 23 साल की थी। सुसाइड किया है उसने, और ये कहते हुए सुसाइड किया है कि सिस्टम की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूं। अब समझिए सिस्टम क्या कहलाता है, क्या करवाता है। इस बात को समझिए कि एक ईमानदार लेडी आखिर सुसाइड क्यों कर रही है। समझिए इस बात को। सुशील कुमार मिश्रा जी, वैसे कि आपके सवालों को पढ़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है और मेरे पास इतना वक्त होता नहीं है। आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है ना। और आपने बताया कि रेपिस्ट, क्या विकास दुबे जो है वो रेपिस्ट नहीं था, तो काम करिए भाई, उसके जो 60 70 80 मुकदमे पहले के हैं, वो तो हमने सारे मुकदमे को फाइल पढ़ी नहीं है। अगर आपने पढ़ी हो तो बता दीजिए, और अगर पढ़ी है तो ये भी बता दीजिए कि पहले उसका जो है ठोको अभियान में क्यों नहीं लिया गया है। अगर उसने रेप किया था पहले तो ठोक देना चाहिए था पहले। मैं उसके विरोध में नहीं था फिर, लेकिन अभी जिस केस में वो आया था, बेवकूफ़ी भरी बातें ना किया करो। अभी जिस मसले की बात हो रही है, जिस केस की बात हो रही है, वो कुछ और था। अपने इस दिमाग में थोड़ी सी समझदारी भी रखा करो। बेवकूफ़ी के सवाल हर टाइम ना किया करो। 60 फाइलें जाके हम उसकी नहीं पढ़े हैं कि कितने इसमें रेप की थी, और जब रेप की थी अगर तभी उसको मार देना चाहिए था। वहां मैं इसके सपोर्ट में हूं। अगर रेप किया था उसने तो वही मार देना चाहिए था, उसको खत्म करना चाहिए था किस्सा, लेकिन वही नहीं मारा गया, मार देना चाहिए था वहीं। समझ रहे हो? तो इसलिए बात को समझ जाओ। असल में ऐसा नहीं, सब तुम्हारी आदत है कि एक मैसेज को 1000 बार लिखना तुम्हारी आदत है। एक मैसेज को 1000 बार लिखोगे, लंबा पैराग्राफ, बात हो रही होगी कुछ और, सवाल कुछ और करोगे, बात हो रही होगी कहीं और की, घुस कहीं और जाओगे। ये बंद कर दो यार, ये सिस्टम बंद कर दो। 1000 दफा कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं, ये सिस्टम बंद कर दो, ठीक है? रही बात सवाल ही, किसी दिन लाइव पे आ जाएगा, सवाल कर लो जो कुछ। मैं हैदराबाद के रेपिस्टों को गोली मारने के सपोर्ट में था, हूं और रहूंगा। आगे आने वाले दिनों में भी जितने रेपिस्टों को गोली मारी जाएगी मैं साथ में हूं, याद रखना। क्लियर, बिल्कुल साफ। जिस दिन तुम्हारा दिल करे उस दिन इस पर बात कर लेना, ठीक? अब डेली यही सवाल ना करना। मैं तुमको देख रहा हूं पिछले 6-7 महीने जब से वो केस हुआ है हैदराबाद का, तुम्हारे पास सिर्फ यही सवाल है। जब भी हम कोई लाइव बनाते हैं तुम्हारा एक ही सवाल रहता है, ये कैसे कह सकते हो तुम तो हैदराबाद में ये बोल रहे थे, हैदराबाद वाले केस में कह रहे थे, अच्छा हुआ ठोक दिया। हद करते हो यार, तुम वहीं अटके हुए हो, अभी वहीं अटके हुए हो तुम। जब देखो तो वही सवाल तुम्हारे ज़हन में आता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम तो हैदराबाद के रेपिस्ट को ठोका गया था, तुम तो सपोर्ट में थे पुलिस के, हैं? तुम तो वहां सपोर्ट में थे। हाँ, मैं था सपोर्ट में यार, आज भी हूं, मैं नहीं हटा हूं अपनी बात से। मैं आज भी कहता हूं रेपिस्टों को ठोक देना चाहिए, लेकिन वो रेपिस्ट था और यहां कुछ और मामला है, यहां आतंकवाद का मामला है। समझ जाओ। हद है यार, समझने का नाम ही नहीं लेते हो कभी जिंदगी में। समझो इस बात को, अपने इस भेजे में थोड़ी बात घुसाओ, ठीक है? हद करते हो। खैर चलिए, ये बकवास करते रहेंगे, इनके पास एक ही सवाल है, जिंदगी भर एक ही सवाल करेंगे ये वहीं अटके हुए हैं। खैर बता देता हूं अच्छे से, बहुत क्लियर कट बता देता हूं, बहुत क्लियर कट। जो आज ये गलत जगह सवाल कर रहे हो ना, इसी वजह से इस हाल में पहुंच गए हो। 8 लाख कोरोना की गिनती गई है, 80 लाख जाएगी। दुनिया में कोरोना खत्म हो रहा है मगर भारत में बढ़ रहा है, याद रखना इस चीज को। जानते हो क्यों? क्योंकि सवाल सही जगह नहीं करते हो, इसलिए। सवाल तुमने सही जगह किए ही नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 80 लाख पे जाओगे, देखते जाओ भी क्या होता है। हमेशा बताता रहा हूं और हमेशा सही हुआ है, जो कुछ कहा वो सही हुआ है। आगे फिर देख लेना, ठीक? धन्यवाद। सही जगह जब तक सवाल नहीं करोगे, ऐसा ही रहेगा तुम्हारे देश में, यही होगा। बना दिया है तुम लोगों ने इस देश को ऐसा, भारत था नहीं ऐसा। तुम लोगों की नई सोच जो है ना, इसने बनाया है इस भारत को ऐसा। नई सोच ने भारत को ऐसा बना दिया है कि आज कोई भी कुछ भी करे, कोई राजनीतिक पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये तुम लोगों ने बनाया है, वोट दे दे करके, बेच के अपने वोटों को बेच करके दारू पे बेच देते हो, हर चीज पे बेच देते हो, 5 किलो अनाज पे बेच देते हो अपने वोटों को। आज ये सिचुएशन में इसलिए खड़े हो तुम।
नेपाल जैसी छोटी कंट्री तुम्हारे देश की मीडिया पे बैन लगा देता है। शर्म करो यार, शर्म करो, शर्म करो। एक इकलौता हिंदू राष्ट्र था, बड़ी उम्मीदें थी सबको हिंदू राष्ट्र से, देख लो क्या किया है। कुवैत, सऊदी, अमेरिका सब फेंक रहे हैं तुम्हारे इंडियंस को। बताओ क्या करोगे उनका, कहां चार डालोगे इनका? मालूम है क्यों? क्योंकि सोच गंदी है, इसलिए सोच गंदी है। ये न्यू जनरेशन ना बहुत घटिया सोचती है, बहुत घटिया सोचती है। यहां के सऊदी जो हैं ये तमाशा उड़ाते हैं, कहते हैं गो कोरोना, चिल्लाओ चला जाएगा, तमाशा बनाते हैं तुम्हारा। हद होती है यार। अब तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे सवाल बेबुनियाद हैं और घटिया क्लास के हैं। ठीक, अपनी इमेज बनाने के लिए क्या हो या कुछ क्या हो, वो रेपिस्ट फिर से छूटते आते और फिर से रेप करते, इसलिए मार दिया, अच्छा किया। रेपिस्टों को गोली मार देना चाहिए, सुन लो, अब दोबारा नहीं कहूंगा। रेपिस्टों को सीधे गोली मार देना चाहिए, याद रखना। पता है कितने भारत में क्या क्या होता है? पता है भारत में क्या क्या होता है? पता है तुम लोगों को? भी नहीं, कभी ध्यान देते तुम लोग? तुम लोग क्या समझते हो कि जो सोशल मीडिया पे आ गया वही मसला है? बस है, जो सोशल मीडिया पे आ गया है वही अच्छा है। एक स्टोरी सुना देता हूं, छोटी सी बात चला जाऊंगा, 2 मिनट की स्टोरी है, सुन लेना। उसके बाद अगर अकल हो कोई चीज की ना, जरा से भी अकल हो ना, जरा से भी इंसानियत हो ना, तो चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना मुझसे सवाल करने से पहले। सुनो, एक लेडी थी, उस लेडी की शादी हो गई 18 साल पे, मां सौतेली थी, 18 साल पे शादी कर दिया उस लेडी की, बच्ची की। उसके पति ने उससे दहेज की मांग शुरू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते 8-10 साल शादी के बीत गए। 2 बच्चियां हैं उसकी, उन 2 बच्चियों के सामने वो उसको मारता पीटता था। चूंकि उसकी सौतेली मां थी तो जब भी घर जाती वो उसको वहां से भगा दिया था कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, भाग जाओ, भगा दिया गया। वो ना घर की ना घाट की, कहीं की नहीं रही। ये भारत की बात कर रहा हूं, सुन लेना, सुन लेना, इसलिए कहता हूं रेपिस्टों को मार देना चाहिए, सुन लेना कान खोल के। ठीक, एक दिन तेजाब ला करके उसका पति डाल देता है। एक साइड पूरा उसका जल के राख हो जाता है, एक साइड उसका जल के राख हो जाता है। याद रखना, मैं इसकी वीडियो दे दूंगा, वो लेडी जिस तरह बोलती है ना, दे दूंगा, याद रखना। जल के राख हो जाता है, हॉस्पिटल पे लोग ले जाते हैं, एडमिट करते हैं, एडमिट करके लोग छोड़ के चले आते हैं उसको। ये समाज की गंदी सोच देखो, उस लेडी को वहां पर छोड़ के चले आते हैं। इलाज होता है हॉस्पिटल से, उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाता है क्योंकि पैसा नहीं जमा था। फिर कई महीनों के बाद उसको डिस्चार्ज कर जाता है इस बिना पे कि ये पैसा लाके देगी। उसका ये आधा धड़ जला होता है। वो अपने पति के घर जाती है, भगा दी जाती है। वो अपनी मां के घर जाती है, सौतेली मां, भगा दी जाती है। उसके पड़ोस की एक बुआ उसको रख लेती है, उसकी सौतेली मां उस घर से भी उसको निकलवा देती है। एक खंडहर पड़ा होता है, उसमें वो जिंदगी जीती है। यह सड़ा हुआ है पूरा, पस निकल रहा है एक साइड से पूरा। बताती है कि बदबू इतनी आती थी कि लगता था कि हम ही मर जाएंगे अपनी ही बदबू से। लोग तो पास आ ही नहीं सकते हैं। लोग आते थे, खाना दूर से फेंक के चले जाते थे, जो आया दे के चला गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। इस तरह से पैसे के मांग मांग के, भीख मांग मांग के वो पैसा, चौराहों पे जाके भीख मांग मांग करके वो पैसा इकट्ठा करती थी, जाके हॉस्पिटल में पैसा देती थी। उसके बाद उसके ऑपरेशन होते थे, ऑपरेशन करके डॉक्टर्स निकाल के उसको हॉस्पिटल के बाहर खड़ा कर देते थे, फिर उसका कोई नहीं होता था। ये भारत है, मैं बता रहा हूं, एक लेडी की स्टोरी है, बता रहा हूं। अगर ज्यादा तुम्हारे अंदर एक अच्छी इमेज बनी हुई है अपनी ना, तो समझ लो इस बात को। ये है हमारा समाज, हमारा भारत माता की जय। ये है, इस कदर वो औरत इस कदर जी है, अपनी जिंदगी इस तरह से उसने बिताई है, इस तरह से। जब ठीक हो गई ना, जिस दिन ठीक हो गई है, जब उसने मुकदमा किया है कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये मसले थे, ये बिल है, ये हॉस्पिटल है, ये सब कुछ है, ये मेरे साथ हुआ था। क्योंकि उसके पति के पास पैसा था, वकील बिक गए और सब कुछ उल्टा दिखा गया, और उसको वही दिखा गया जो फिल्मों में हमारे यहां होता है, जो हमारे यहां फिल्मों में होता है। कैरेक्टर की अच्छी नहीं थी, इसलिए पति ने घर से बाहर निकाल दिया। आज तक उसे पता नहीं चला कि तेजाब किसने फेंका था। उसके पति ने फेंका था, उसको पता है, लेकिन समाज को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है उसको। इसलिए ये समाज की बात करते हो, हैं? ये इंसाफ की बात करते हो। एक औरत जली हुई आधी कई दिन तक खंडहर में पड़ी रही, भीख मांग मांग करके अपना इलाज करवा रही थी, सपोर्ट किसी ने किया।
जमीन में लेटती थी, बताती कि जमीन में लेटते थे हम, पस निकलता था इतना ज्यादा, चींटियां भरी रहती थी, वहीं में लेटती थी, लेकिन कोई एक रजाई तक नहीं देता था उसको। यार किस समाज की बात करते हो, क्या समझते हो यार? हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है कह देना, समझो इस बात को। इसलिए कहता हूं कि रेपिस्टों को ठोक देना चाहिए। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, कोई भी हो, ठोक देना चाहिए, हर हाल में ठोक देना चाहिए। और तुम लोग जब तक रेपिस्टों से नफरत नहीं करोगे ना, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तुम लोगों ने उल्टा कर दिया है। जिसके साथ रेप होता है ना, जिसके साथ रेप होता है उससे नफरत करते हो, उसको समाज में रहना दूभर कर देते हो, लेकिन सच में जिससे नफरत करनी चाहिए उसको नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो दबंग होता है, क्योंकि उसके पास हथियार होते हैं, क्योंकि उसके पास पावर होता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, क्योंकि वो तुम्हारे समाज का होता है, वो तुम्हारा भाई बंधु होता है। इसलिए नफरत उससे करते हो जिसका रेप होता है। थू थू है ऐसे समाज पे जो इतनी घटिया सोच रखता है। और जब रेपिस्ट मारे जाते हैं तो सवाल करते हो कि कैसे मार दिए गए, न्यायिक प्रक्रिया कहां थी, अदालत ले जाना चाहिए था। पता है तुम्हारे अदालत में बैठे जज ना दहेज के चक्कर में अपनी बहुओं को मारते वीडियो वायरल हुई हैं। मैंने वीडियो दिखाया था, उसी टाइम की बात थी ये। एक जज अपनी बहू को मार रहा था दहेज के लिए, और समझते हो कि वो जज रेपिस्ट को सजा देगा? थू है यार, बात करते हो कानून की, है जज की, न्याय की, कुछ नहीं है, फरेब है, धोखा है। दरअसल ये हमारा देश ना पुरुष प्रधान बन चुका है, पुरुष प्रधान, सच ये है। और वो पुरुष कौन? इंसान नहीं, हैवान, हैवान पुरुष, जंगल राज है, जो चाहे वो करें। आई बात समझ में? इसलिए अच्छे समझ लेना, दोबारा हमसे सवाल मत करना रेपिस्टों के मामले में। और दोबारा अगर रेपिस्टों के सवाल करना ऐसे टाइम पे तो फिर अच्छे से तैयार रहना, अच्छे से तैयार रहना सुनने के लिए। अभी तो एक स्टोरी बताई है, 1 लाख स्टोरी बताएंगे, कानों से खून निकलेगा, याद रखना। रेपिस्टों को तुमको अपना चाचा, नाना, दादा, मामा, भाई बनाना है, जाके बना लो। मैं तो कहता हूं साहब ठोको। और भगवान कसम, भगवान कसम खाता हूं, मैं भारत माता की कसम खाता हूं, भाई मेरी निगाह में आ गए ना, भाई मेरी निगाह में आ गए ना, हैं? तो बता रहा हूं, इसी मोबाइल से लाइव मर्डर देखोगे, फिर पूरी दुनिया को लाइव मर्डर दिखाऊंगा कि रेपिस्ट को कैसे मारा जाता है। याद रखना, रेपिस्ट को क्या सजा होनी चाहिए ये लाइव चलाऊंगा। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि फिर मैं जेल जाऊंगा, जाऊंगा, मुझे पता है वकील बड़ा होना चाहिए, बस छूट जाऊंगा। 7 साल जेल जाऊंगा, चलो सजा हो जाएगी, 7 साल जेल जाऊंगा ना। एक रेपिस्ट को अगर मारने के बाद सिर्फ 7 साल ही सजा होती तो कम है यार, मार देना चाहिए, ठीक है? और अच्छे से समझ लो, यहां फर्जी न्यूज नहीं चल रही है, प्रूफ करूंगा, ठीक, प्रूफ करूंगा। ये घटिया सोच अपनी कहीं और रखना। और आज के बाद कभी जिंदगी में हमसे ये ना कह देना कि उस दिन जो तुम हैदराबाद के छात्र में थे, आज क्या है इनके खिलाफ हो। मैं हैदराबाद के रेपिस्टों को गोली मारने के सपोर्ट में था, हूं और रहूंगा, हमेशा रहूंगा, याद रखना इस बात को, ठीक? बाकी मर्जी, ये किसी और की भाषा मत बोल, यहां चल निकल यहां से, किसी और की भाषा मत बोल। आई बात समझ में? तू मुझे सैलरी नहीं देता है कि मैं इंडिया आता हूं तो दिखता नहीं हूं। अगर तू मुझे सैलरी देता है तो दे, बता कितनी सैलरी देता है तू मुझे, बोल, बता मुझे कितनी सैलरी देता है तू मुझे कि मैं तेरे सामने रहूं। बड़ा तरकीब बताने आया है कि इंडिया आते हो दिखते नहीं हो। 11 महीने तेरे सामने रहता हूं और 1 महीने अगर परिवार के साथ चला गया तो बड़ा बुरा लग गया तुझको। कितनी सैलरी देता है मुझे? नहीं नदीम भाई ऐसी चला लो तो आवाज डिस्टर्ब करती है बहुत ज्यादा, फिर लोग कहते हैं कि अब मेरी आवाज नहीं आई इसलिए ऐसी नहीं चला रहा हूं भाई, सॉरी। है तो आज के बाद ये ना कहना। और तुम्हारे अब्बा जी हमको पेंशन नहीं भेज रहे हैं, तनख्वाह नहीं भेज रहे हैं, जब इंडिया में तुमको बताएंगे भैया जी हम आ गए हैं, याद रखना। और जिनसे मिलना होता है उनसे मिलते हैं हम। और फेसबुक पोस्ट भी देखे ना। आज के बाद ये ना कहना कि इंडिया आने बाद छुप जाते हो, कान खोल के सुन लो। और डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं, छुपूं कहां से इंडिया के। और मैं वो नहीं हूं जो इंडिया के छुप जाऊं, मैं इंडिया पहुंचता हूं तो पहले पता चल जाता है। कर नहीं सकते तो बोलते नहीं, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? औकात है तुम्हारी, औकात है तुम्हारी बराबरी करने की, अपनी औकात में रहा करो। तुम्हारे अब्बा जान हमको सैलरी नहीं देते हैं,
कि हम इंडिया आए तब भी तुमको लाके हाजिरी चढ़ाओ, तुम्हारे यहाँ जाके रजिस्टर पे साइन करके हमें भैया जी हम आए हैं। जितना हम कर देते हैं औकात नहीं तुम्हारी करने की, औकात इतना बोल दोगे ना मार दिए जाओगे, उस दिन खत्म कर दिए जाओगे उस दिन। जितना हम झेलते हैं ना उतना झेल के दिखाओ, पता चल जाएगा। ये कमेंट्स बाजी करना बहुत अच्छा है, टिक 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 करके, प्रोफाइल फोटो किसी और के लगा के, नाम किसी तीसरे का रख के, ये तिक्रम हमको ना सिखाओ। अपने चेहरे के सामने आता हूं, अपने चेहरे के साथ आता हूं, अपने नाम के साथ आता हूं, अपनी पहचान के साथ आता हूं। किसी दूसरे का फोटो लगा के, तीसरे का नाम रख के चौथे नहीं आता हूं, याद रखना इस बात को। बड़े आए हैं, इंडिया आते हो तो जवाब नहीं देते हो। 1 महीने के लिए हम इंडिया अगर आए हैं और इनको मैसेज के जवाब नहीं दे पाए हैं तो इनको बुरा लग गया कि साहब हम इंडिया आए थे छुप गए थे, हैं? इंडिया आए थे छुप गए थे। अरे हम छुपते तो उसके नहीं है जो जिसको सब लोग बाप समझते हो, आदित्यनाथ योगी। हम उसको नहीं डरते हैं जिसको बाप समझ के बैठे हो। तुमसे छुप जाएंगे, बिल्लियों से, गिदड़ों से। बड़े तमीजदार आए हैं, इंडिया आते हो छुप जाते हो। जाके देख मेरी पोस्टें, जब इंडिया में था मैं कहां कहां पोस्ट किया है। किशोर कुमार तिवारी से मिल लेना, पूछ लेना उनसे, बात हुई थी उनसे कि आज मुलाकात होगी शाम को, फिर अचानक से वहां निकलना पड़ा था मुझे। दूसरे देश से ले आता हूं, आता तो हूं ना, औकात है आके दिखाओ, बोल के दिखाओ। योगी के खिलाफ इतना, मोदी के खिलाफ बोल के दिखाओ, औकात है तुम्हारी? सच बोल के दिखाओ, इतना औकात हो तुम्हारी, तुम्हारी औकात है, सच बोल के दिखाओ इतना। बनाओ कपिल मिश्रा के खिलाफ, बनाओ योगी मोदी के खिलाफ, बनाओ, औकात है तुम्हारी तो। अरे तुम्हारी औकात नहीं बनाने की, खाली कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना जानते हो बस, और कुछ नहीं जानते हो। खाली कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करो। बड़े आए हैं तरकीब बताने। बेटा बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए, लेकिन करो ना तब पता चलेगा जब करोगे। ये दूसरे का फोटो लगा के, तीसरे का नाम रख के आना बहुत आसान है। अपने चेहरे के साथ सामने आओ, अगर मर्द की औलाद हो तो अपने चेहरे को सामने लेके आओ और बताओ कि हाँ हम बोल रहे हैं। बताओ अपनी पहचान कि हम ये हैं और बोल रहे हैं आदित्यनाथ योगी के खिलाफ ये चीज। बताओ, फला से बात नहीं करता हूं तो ना करो, तुम्हारा मैटर ना करो। तुम्हारी लिए दुनिया चोर है। जितना किशोर कांत तिवारी जितना कर देता है ना, उतना तुम्हारी नस्लें नहीं कर पाएंगी, याद रखना। चोर है, छिछोर है, डाकू है, बदमाश है, जो कुछ भी कह लो, जितना वो करता है ना तुम्हारी नस्लें नहीं कर पाएंगी, जितना को वो खाना खिलाता है। याद रखना इस बात को। जितनों को वो खाना खिला देता है तुम्हारी नस्लें नहीं खिला पाएंगी, जितने भूखों खिलाता है। और कितना चोरी किया तुम्हारा, बात ना क्या करो यार, बोल देंगे तो बहुत कड़वा लगेगा। जितनों को वो खाना खिलाता है ना, औकात नहीं तुम्हारी खिलाने की। बहुत अच्छा लगता है किसी के ऊपर उंगली उठाना। डेली कम से कम 100 आदमी को, अगर कम से कम अगर 100 आदमी को खाना खिलाता है, वो कम से कम 100 आदमी को अगर खाना खिलाता है ना, बताओ खिला के दिखाओ, है औकात? वो मांग के खिलाता है, कहीं से खिलाता है ना। 100 भूखों को पेट भरता है ना वो डेली। बताओ है जवाब कुछ? हद हो गई यार। चलो समझा दिया है, समझ जाना। इतनी तमीज तो रहा करो, इतनी औकात पे रहा करो। या तो फेस टू फेस बात करने की औकात रखा करो, समझ गए हो? या तो इस तरह की औकात रखा करो, और या फिर यहां आकर के चमगादड़ ना बना करो। खैर चलो भैया, सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चिलगोजे आते जाते रहते हैं, ये कॉपी पेस्ट वाले चिलगोजे आते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। ये क्या है, सुबह 10 से 5 तक करते हैं जॉब, सुबह 10 से 5 तक जॉब करते हैं, और 5 के बाद फ्री होते हैं तो ये देखते हैं कि अब किसको टारगेट करना है, अब किसको कमेंट्स बाजी करना है, ये करते हैं। 10 से 5 तक अगर इनको कॉल भी कर लो ना तो बहुत धीरे से बोलेंगे, तुम तक आवाज ना पहुंचे, उसके बाद आएंगे। मैं ये गलत नहीं कर रहा हूं कि भाई 10 से 5 जॉब क्यों करते हो या क्यों, ठीक है करते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपना काम निकालने के बाद, सारी टेंशन से फारिग होने के बाद फिर बैठे हो कमेंट्सबाजी करने, दूसरों को घेरने। नहीं साहब, अपना फेस के साथ आओ मैदान में। असली मर्द वो होता है जो अपने चेहरे के साथ आता है और बोलता है कि हाँ हम इस जुर्म के खिलाफ हैं और ये मेरा चेहरा है, ये मेरी पहचान है। तब समझ में आता है कि असलियत क्या है। मर्दानगी दिखानी है ना, चेहरे के साथ दिखाओ। आज तक अपनी डीपी भी नहीं लगाए हो यार, बात करते हो दिशा रिजवी से। हद हो गई यार, हद हो गई। हमसे बात करते हो। किशोर कांत तिवारी चोर है, हैं? जितनों को खाना खिलाता है ना, जितनों खाना खिलाने में वो तेल फूक देता है ना, उतनों खाना नहीं खिलाते हो डेली यार, तुम उतनों खाना नहीं खिलाते हो। और हमारे लिए हर वो आदमी रिस्पेक्टेड है जो किसी गरीब के काम आता है किसी भी सिचुएशन में। और तुम खुद अगर बड़े आदमियों को लूट के आओ ना और गरीबों को खाना खिलाओ, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। अपना उसूल है, ये अपना उसूल है। अगर तुम अमीरों को लूट के गरीबों में बांटोगे, हम खुश हैं यार उस चीज से, मेरी मर्जी यार, मैं खुश हूं।
और वो तो बंदा मांग के देता है यार, दूसरों से मांगता है कि लाओ भैया हमको खाना खिलाना है, दूसरों को, हमको मजबूरों को खाना खिलाना है, और खिलाता है खाना। मैं सल्यूट करता हूं किशोर कांत तिवारी को, जो इतनी मेहनत करता है। और अगर इतनी मेहनत के बाद वो दाल का नमक खा भी लेता है ना तो ठीक है यार, ठीक है। वो अगर दिन रात लगा रहता है, वो अगर दिन रात लगा रहता है इसी काम में, तो अपना मतलब भर अगर उसके खाने भर का, अपने खाने पीने भर का निकाल लेता है तो कोई गलत नहीं है, निकाल लेता है, सही करता है भाई। वो 24 घंटे उसी काम के पीछे लगा तो खुद क्या खाएगा? लगा है उसके पीछे, कितने आदमियों को खाना पेट भरता है वो पता है तुमको? बात ना क्या करो यार, ऐसे बात ना क्या करो, ठीक है? बात ना क्या करो वरना रोते हुए जाओगे यहां से, ठीक है? समझा दिया आज। बहरहाल हम बात करने आए थे विकास दुबे पर, यहां कोई और मिश्रा तैयार थे बात करने के लिए, तो कोई बात नहीं, मिश्रा जी भी सुन लें, मिश्रा भी सुन लिए होंगे, है ना? किसी और की डीपी लगा के जो चले आते। वालेकुम सलाम भाई। चलो भैया, गर्मी बहुत पड़ रही है, एसी चलाएंगे तो अभी बात आप लोग बोलोगे यार जो है आवाज नहीं आ रही, फिर हवा ज्यादा आ रही है, तो इसलिए एसी नहीं चलाया था, तो गर्मी बहुत है, अब निकल रहे हैं। आप शांत हो जाइए, कौन क्या बोलता है उसे करने वालों में क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये भी सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद, जय हिंद। और सारे मुजरिम ध्यान रखो भाई, तुम्हारे नेता काम आने वाले नहीं है, तुम नेताओं के कुत्ते बने रहोगे, बाकी कुछ नहीं। जिस दिन नेताओं के काम के नहीं होगे उस दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। इसलिए या तो जुर्म छोड़ दो, ये तो पब्लिक के साथ आ जाओ, पब्लिक के साथ आओगे अच्छे में रहोगे। बड़ी ताकत है इस भारत की पब्लिक में, ये भारत की पब्लिक किसी से भी सवाल कर सकती है। हाँ, जगाने की जरूरत है इसको, क्योंकि सवाल हर बार गलत जगह करती है, ये एक अलग बात है, गलत जगह सवाल कर लेती है, ये एक दिक्कत की बात है। टाइम पे आएंगे, लाइन पे आएंगे, धीरे धीरे हालात और बिगड़ेंगे तब होगा। चलिए शुक्रिया, नहीं हो गया बहन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, जय हिंद। मरता भारत का भय सबको है, हमको भी है, तुमको भी है ना? धन्यवाद।